तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कल मेंडलीव्स का लॉ पढ़ लिए थे, है ना। मोटा मोटी क्या सब चीज सीखे थे मेंडलीव के लॉ में, बताओ ऊपर से जल्दी जल्दी बताओ। मेंडलीव का लॉ क्या कहता है? मेंडलीव का लॉ कह रहा था, मेंडलीव का लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic masses. स्टेटमेंट इतना ही है। बाकी उसके बाद मेंडलीव का कल आपको लॉ पढ़ाया गया, समझाया गया। जो लोग कल क्लास में थे या फिर वीडियो देख लिए हो उन लोगों को मालूम चला होगा क्या करना है। न्यूलैंड बस बताए थे आठवां के बाद प्रॉपर्टी मिलेगा, इन्होंने भी उसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया, बट 8वां 9वां 10वां का बात नहीं हो रहा। इन्होंने बताया एलिमेंट लो, पहले देखो वो एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट सिमिलर तरह का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत इनफाइनाइट तरीके का है, तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी से आगे बढ़ते हैं। कौन सिमिलर तरह का ऑक्साइड बना रहा है, कौन सिमिलर तरह का हाइड्राइड्स बना रहा है, और बहुत सारा केमिकल रिएक्शन, बट आपके क्लास में ऑक्साइड और हाइड्राइड से ही समझाया गया है। एलिमेंट लो, देख लो कौन कौन सा एलिमेंट सिमिलर तरह का ऑक्साइड और हाइड्राइड बना रहा है। उसको कहां लगाने के लिए बोला गया? उसको डाउन द ग्रुप लगाने के लिए बनाया गया, नहीं तो वर्टिकल कॉलम्स को क्या कह रहे थे? वर्टिकल कॉलम्स को वर्टिकल कॉलम्स में ग्रुप्स, और ग्रुप्स में क्या करना था? ग्रुप्स में ही जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनका एलिमेंट सिमिलर फंक्शन शुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। और सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब एटलीस्ट 10th क्लास में सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब सिमिलर तरह का ऑक्साइड, सिमिलर तरह का हाइड्राइड, सिमिलर तरह का स्टेट। ऐसा नहीं कि दो सॉलिड फॉर्म में दो लिक्विड फॉर्म में, ऐसा नहीं। सिमिलर तरह का स्टेट, सिमिलर तरह का ऑक्साइड, सिमिलर तरह का क्लोराइड, सिमिलर तरह का हाइड्राइड, और इन सबको सिमिलर प्रॉपर्टीज मान करके डाउन द ग्रुप अरेंज करना था। वर्टिकल कॉलम्स डाउन द ग्रुप। और जो लॉ है वो कहता है कि एलिमेंट को कैसे अरेंज करना है? एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इस तरफ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो अक्रॉस द पीरियड या फिर हॉरिजॉन्टल रोज, इसी को बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल रोज। तो इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते थे हम लोग? कल बताया गया था हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो पीरियड्स में किसको लगाना है? पीरियड्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और वर्टिकल कॉलम ग्रुप में एलिमेंट्स शुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब सिमिलर तरह का ऑक्साइड और सिमिलर तरह का हाइड्राइड, इन सब का। जैसे पहले वाले का वैलेंसी अगर 1 है तो ऑक्साइड के साथ कैसा बनाएगा? R का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2, तो R2O वाला, और हाइड्राइड के साथ इसका वैलेंसी 1 है तो RH वाला। तो जितना एलिमेंट R2O और RH बना रहा हो उसको कैसे अरेंज करना है, और स्टेट सेम होना चाहिए, और भी बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए। उन सबको कैसे अरेंज करना है? उन सबको डाउन द ग्रुप अरेंज करना है, अक्रॉस द पीरियड अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर। इसके बाद वाले का वैलेंसी अगर 2 है तो ये RO बनाएगा, है ना, ऐसे ही था ना। और वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन के साथ 1 है, सो दिस इज RH2 वाला इस तरह होगा। ऐसा ही आपका इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया हुआ है। बाकी इसमें आपको बताया गया था कि सारे एलिमेंट का नाम याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डोबिनियर के लॉ में याद करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर 3 ही ट्रायड 9 ही एलिमेंट है तो याद करना पड़ेगा। 63 एलिमेंट का R2 और RH किसी को याद नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से टेबल का फॉर्मेशन किया गया था, लॉ लिखने के लिए आएगा। और इसका अचीवमेंट हम लोग देखे थे कल, इसके अचीवमेंट हम लोग देखे थे। क्या क्या अचीवमेंट था? अचीवमेंट था कि स्पेस तो खाली छोड़ा था, बट उस स्पेस में बोल्डली प्रिडिक्ट किए थे कि बाद में जाके एलिमेंट का खोज होगा। सिर्फ एलिमेंट का खोज ही नहीं होगा, उसका प्रॉपर्टी भी बताए थे। और एक्चुअली में कुछ एलिमेंट का खोज हुआ जो कि बिल्कुल वैसा ही प्रॉपर्टी शो किया जैसे कि ये प्रिडिक्ट किए थे। सारे के सारा तो नहीं, बट कुछ जरूर कर रहा था। अचीवमेंट है। एम्प्टी स्पेस छोड़े थे नोबल गैस के लिए। नोबल गैस, इनर्ट गैस आगे जाकर खोज होगा, गैसियस फॉर्म में मिलेगा, मास कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वैलेंसी 0 होगा। उस समय वैलेंसी का खोज नहीं हुआ था एक्चुअली में, बट वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल होगा,
मतलब शॉर्टकट में बोले तो नोबल गैस के एग्जिस्टेंस के बारे में ये पहले ही बता दिए। यही दोनों मेजर अचीवमेंट है। और तीसरा अचीवमेंट मैं आपको बताया था, थर्ड अचीवमेंट ये है कि उस समय 63 एलिमेंट मौजूद था, वो 63 एलिमेंट इनके टेबल पर सेट हो जा रहा था और 40-50 साल तक इनका टेबल जो है वो 100% काम किया। एटलीस्ट एलिमेंट का पोजीशन को लेकर के कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं है। 63 एलिमेंट जितना था वो सब का सब जो है इनके टेबल पर सेटिस्फाई हो जा रहा था। वो सब तो लिमिटेशन में है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट, तो अचीवमेंट ये है, ठीक है। तो कल सारा समझा दिया गया था, लॉ लिख लिए थे, अचीवमेंट्स लिखेंगे अभी शॉर्टकट में। ये वाला वीडियो में पिछले कल के वीडियो में आया हुआ होगा तो उसको मिला लें। ये अचीवमेंट्स लिखा जाए। हमारा नाम सलोनी है बेटा, सो रही है क्लास में। अच्छा ये स्टाइल है तुम्हारी, वाह तो स्टाइल मेरा भी हो, बहुत अच्छा लगता है स्टाइल में। सोने वाला है, सो रही, क्यों सो रही है? अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में? अच्छा मतलब ये स्टाइल है, आँख बंद करके ऐसे। वाह, तुम सीख रहे हो कि नहीं से प्रतीक? तुमको भी जरूरत पड़ सकता है ऐसा स्टाइल है। तो अचीवमेंट पहला, he left, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, he left some gaps in his periodic table and boldly predicted, क्या लिखा? बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। He left, अरे ठीक ही बोल रहा है। He left some gaps in his periodic table and boldly predicted the existence of some elements, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, existence of some elements that will be, क्या होना था? That will be बोलो, that will be discovered later, बाद में खोज होगा। उसके लिए जगह भी छोड़े थे और उन सब का एग्जिस्टेंस के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी बताए थे। विल बी डिस्कवर्ड लेटर। ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स दैट विल बी डिस्कवर्ड लेटर। अब है बहुत सारा, बट जो आपने किताब में लिखा हुआ 10th क्लास बुक में वही आपको लिखना पड़ेगा। कल नाम याद करवाया गया था, कौन कौन सा था? ईका, बोरॉन, मार्सियम, ये कौन सा मिनरल? स्कैंडियम था ना, और था ईका, एल्यूमिनियम। अच्छा कल के क्लास में और देखे थे, और मैं बता भी रहा था कि हम लोग भी जब स्कूल टाइम में थे तो सोचते थे कि क्या ही बड़ा बात है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी तो 3 है और तो इसके नीचे वाला जो गैप छोड़ा है उसमें प्रिडिक्ट करना तो बहुत आसान है। इसके नीचे वाले का वैलेंसी 3 ही होगा तो उसका प्रॉपर्टी मैच कर जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है, बट जो लोग आप लोग में से अबव एवरेज ये सोचे वैलेंसी का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, इसका खोज ही नहीं हुआ था उस समय। ये तुमको आज बहुत आसान लग रहा है। गैलियम और एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करना कि वैलेंसी 3 है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी सिमिलर क्लोराइड, सिमिलर ऑक्साइड, सिमिलर हाइड्राइड बनाएगा। ये तुमको आज गेस करना बहुत आसान है, जिस समय वैलेंसी के बारे में मालूम ही नहीं था। इनके लॉ के बाद तो रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बहुत सालों के बाद बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे। तो ये आज जो तुम बता रहे हो वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में उस समय मालूम नहीं था, तो इट इज अ वेरी स्पेशल अचीवमेंट। आज बताना आसान है कि 3 के नीचे वाले का वैलेंसी 3 ही होगा तो उसका प्रॉपर्टी मैच कर जाएगा। ये आज बताना आसान है आपके लिए, उस समय इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और एक और कौन सा था? इसका सिलिकॉन। अब अगर कोई पूछे कौन कौन सा प्रॉपर्टी रिजेंबल करने की बात है, तो क्योंकि आज हमें मालूम है कि वैलेंसी सेम होगा तो सिमिलर तरह का ऑक्साइड बनाएगा, सिमिलर तरह का हाइड्राइड बनाएगा, सिमिलर तरह का क्लोराइड बनाएगा। ये तो कम से कम लिखना है। बाकी मास लेकर के, डेंसिटी लेकर के और किस तरह का उसका स्टेट होगा वो सब का प्रिडिक्शन किया गया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली सही था। इन 3 होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर अचीवमेंट में ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ noble gases।
नोबल इनर्ट स्टेबल गैसेस का प्रिडिक्शन पहले ही कर दिया था और उसके लिए भी कुछ गैप छोड़ा था। ग्रुप 8 में शुरुआत के समय पर शुरुआत में स्पेस खाली छोड़ा हुआ था। ग्रुप 8 मतलब वैलेंसी 0 था खुद ही, मतलब जो आज हम लोग को मालूम है वैलेंसी 0, तब ये बताए थे कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मिल नहीं रहा है मतलब गैसियस फॉर्म में, नहीं तो मिल गया होता। कंसंट्रेशन कम है इसी वजह से नहीं मिल रहा है, और गैसियस फॉर्म में तो मास कम होगा तो ऊपर की तरफ स्पेस खाली छोड़े थे। ये सब अचीवमेंट है, ठीक है। और कुछ का नाम हम लोग लिख देंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। इसका नाम नहीं बताया। तीसरा वाला हम लोग इसके बाद कुछ अचीवमेंट बने। इसके बाद थर्ड नंबर पर ये लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल 63 एलिमेंट्स got placed in his periodic टेबल। पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट सिर्फ चला ही नहीं गया, बाकी जगह भी छोड़ करके रखा था। तो बाद में जो जो एलिमेंट का खोज हुआ वो भी इनके टेबल पे सेटिस्फाई होता रहा। 1872 में पब्लिश था ना इनका, और 1913 में 1913 में पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, मतलब पहली बार उसका एग्जिस्टेंस था। 40-41 साल तक के लिए तो 100% करेक्ट इसको माना गया। 100 ऐसा नहीं कि इसको रखा गया कि चलो ये गलत है, इसके जगह पर कोई अलग आएगा तब पढ़ेंगे। यही चला है 40-41 ईयर तक, तो बिल्कुल दिस पीरियोडिक टेबल वर्क, ठीक है। लेकिन उसके बाद वर्क नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी था, क्योंकि कल पढ़े थे। अभी लिखेंगे फटाफट, बता दो इसको, लिख लिए सब लोग। ड्रॉबैक्स लिखते हैं। ड्रॉबैक्स की जगह लिमिटेशंस या ड्रॉबैक वर्ड भी इसमें चल सकता है, क्योंकि गलती ही है एक्चुअली में। प्रेडिक्शन जब होता है तो उसके पीछे कोई रीजन तो हाँ ऑब्वियसली, तो ये क्या रीजन दिए थे कि ऐसा एलिमेंट आएगा? क्योंकि मास का डिफरेंस था उस जो मिला उसके बाद और उसके बाद वाले के बीच में मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। एल्यूमिनियम मिला, उसके बाद नहीं मिला, फिर उसके नीचे वाला मिला, और मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो यही बोल्डली प्रेडिक्टेड कि वहां पर जरूर कोई आएगा जो उतना डिफरेंस कम करेगा, को काम कम करेगा, बिल्कुल, और प्रॉपर्टी मोटा मोटी उसी फॉर्म में जाएगा। And there were many chemical reactions involved. एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था, but there were many chemical reactions. नोबेल गैसेस का तो पूरा सीरीज ही खाली। हाँ तो अच्छी बात है ना, वही तो बताए कि खाली रहेगा, नहीं मिलेगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कंसंट्रेशन कम होगा, गैसियस फॉर्म में मिलेगा, मास कम होगा, अभी नहीं खोज हुआ। और बढ़िया बात है, नोबेल गैस के बारे में बताया, उसमें कोई नहीं था। तो थोड़ी पता है कि इसके बाद इसका मास इतना होगा, इसका प्रॉपर्टी इतना होगा, ये सब थोड़ी पता है। जैसे इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इनका तो प्रॉपर्टी भी पता है क्या क्या मिलेगा। नोबेल गैस का ये थोड़ी पता है कि मास कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, केवल ये पता है कि गैसियस फॉर्म में होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, हल्का होगा और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सब बताया। उसका थोड़ी प्रॉपर्टी बता दिया कितना हो, क्योंकि कोई नहीं था उस समय। ओके, तो लिमिटेशंस इन मेंडलीव्स, मेंडलीव का स्पेलिंग गलत हो जाएगा बार बार, क्या है? BELEE। पीरियोडिक टेबल लॉ ड्रॉप लिमिटेशंस कल दिखाया गया था आपको। पहला ड्रॉबैक तो यही है कि हाइड्रोजन का पोजीशन को लेकर के गड़बड़ है। देख ही सकते हो हाइड्रोजन कहाँ पर लगाया गया, आप लोग अपना पीरियोडिक टेबल फिर से देख लें। मेंडलीव वाला 83 पेज में है ना, कल देखे ही थे कहाँ पर लगाया गया। जहां भी लगाया गया ठीक है, लगाया गया लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ ठीक है, बट क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्यों नहीं लगाया गया, उसका आंसर नहीं है। हाइड्रोजन बीइंग अ गैस मतलब गैसियस प्रॉपर्टी भी शो करता है, और आज के डेट में हमें मालूम है कि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंसी 1 हुआ। तो ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ है, अच्छी बात है, बट क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्यों नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ में नहीं है। मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्यों नहीं है, इसका उपाय मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं है। हीलियम नहीं, लिथियम। हीलियम तो कहां चलेगी, हीलियम तो नोबल गैस है, कुछ भी है। हीलियम के बारे में तो बता दिया। नींद से उठो, नींद से उठना जरूरी है। खैर, तो पहला नंबर पर क्या हो गया, ड्रॉबैक क्या हो गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि इसको तुमको ड्रॉबैक मानना है तो मानो,
नहीं तो बढ़िया साइंस का स्टूडेंट तो बताता है कि ड्रॉबैक कैसे हुआ। ये आज भी हमें पता नहीं है हाइड्रोजन कहाँ पर लगाना। ये ऐसा होता कि इनमें गलती निकला तो तुम आज सही लगा दिया। आज भी कहाँ, आज भी हाइड्रोजन को अकेला थकेला छोड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का ऐसा कोई कंफर्म उपाय नहीं कि इधर क्यों नहीं है उधर क्यों है, तो भी अकेला पकेला था और आज भी इसका कोई उपाय नहीं निकल पाया। बट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। हाइड्रोजन का पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हो पाया। इसको टेस्ट में अगर डिटेल्स में लिखना हो तो ये लिखना कि लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ है, ये अच्छी बात है, बट क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्यों नहीं है, इसका आंसर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं है। दोनों का प्रॉपर्टी शो हो रहा है तो कहीं तो एक ही जगह पर होता। बट ये सब छोटा मोटा ड्रॉबैक है। कल जो बताया था इसका मेजर ड्रॉबैक तो आइसोटोप्स और यही बस है, यही ड्रॉबैक है एक्चुअली। साइंस जब आगे बढ़ेगा तो आप लोग देखेंगे सिर्फ यही। आइसोटोप्स इज रिसेंट साइंस, रिसेंट केमिस्ट्री, रिसेंट फिजिक्स। जब आइसोटोप्स का खोज होना स्टार्ट हुआ तो इसको हम लोग किसी भी कीमत पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं कर सकते। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी प्लेस्ड इन हिज पीरियोडिक टेबल। ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? आइसोटोप के बारे में 9th में पढ़े थे, बहुत लोगों को याद होगा। आइसोटोप्स की कहानी, हाइड्रोजन 1 1 2 1 3। अब आइसोटोप का डेफिनेशन तो नहीं लिख रहे, 9th तो पढ़ाया गया है। जो लोग 9th नहीं पढ़े ईमानदारी से अब बैठिए, अब 10th खत्म होने का थोड़ी 9th पढ़ा जाएगा। खैर, क्लोरीन का 1735, 1737, कार्बन का 612 और 9th के एंड में पढ़े थे सिर्फ ये कार्बन हाइड्रोजन का बात नहीं है। दुनिया में जितना भी एलिमेंट है मोटा मोटी सबका ही आइसोटोप्स मिलता है। खैर, तो अगर इसका भी बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, और इनका लॉ बेस्ड है एटॉमिक मास पर। तो इनके लॉ के हिसाब से 1 नंबर पर भी हाइड्रोजन ही आएगा, फिर 2 पर भी हाइड्रोजन ही आएगा क्योंकि इनका लॉ तो मास पर बेस्ड है, फिर 3 पर भी हाइड्रोजन ही आएगा। तो वो कैसे संभव है? 17 पर भी क्लोरीन, मतलब 35 पर भी क्लोरीन आएगा और 37 पर भी क्लोरीन आएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। 12 पर भी कार्बन, 14 पर भी कार्बन, ये प्लेस नहीं हो पाएगा। बोलने का मतलब है आइसोटोप्स का जब खोज होना स्टार्ट हुआ तो वहीं पर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल गड़बड़ा गया, क्योंकि आइसोटोप को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन पोजीशनिंग नहीं किया जा पा रहा है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पर। यही मेजर, मतलब यही ड्रॉबैक है एक्चुअली। बाकी सब ठीक है, होते रहता है, यही ड्रॉबैक है। आइसोटोप को कहां लेके जाओगे? आइसोटोप को अब ये भी नहीं बोला जा सकता कि आइसोटोप को छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा तो देखे कि चलो हाइड्रोजन का तो मान भी लिया, 9th में पढ़े थे कि इसमें 1 2 और 1 3 का परसेंटेज बहुत कम है, बट क्लोरीन वगैरह का जो दोनों आइसोटोप है, दोनों भर भर के मिलता है अर्थ के क्रस्ट में 75-25%, 9th में पढ़ाया गया था। उसको तो इग्नोर नहीं कर सकता। आइसोटोप का पोजीशन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तीसरा वाला ड्रॉबैक अब है नहीं, तीसरे को मानना है ड्रॉबैक, मानो नहीं मानना है मत मानो, बट कल दिखाएगा तो कोबाल्ट निकल, देखो फिर से खोजो, दिखेगा कोबाल्ट और निकल। हाँ, कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का मास कितना था? ठीक है, 9, और इसका 58.7। तो ये इनका पूरा लॉ क्या बताया गया था कि एलिमेंट को अरेंज करेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर, बट ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नहीं होकर के इसका मास डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जा रहा है। मास जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जा रहा है, मास जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जा रहा है। ऐसे ही टेल्यूरियम और आयोडीन के साथ है, देख लो एक बार, टेल्यूरियम और आयोडीन है ना। टेल्यूरियम का कितना है? 127.7। अरे एक चीज बोलो देख के, अलग अलग क्यों बता रहा हूँ? आयोडीन का 126.90। तो ये भी देखो अपने पीरियोडिक टेबल में, ये आपको मतलब एक और है, कौन सा? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन शुरुआत में ही गड़बड़ है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन स्टार्टिंग में ही गलती, चलो बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग में ही गलती। खैर ठीक है, सारा लिखने का जरूरत नहीं है, जो याद रहे वो लिख देना। ये सबका कैसा जा रहा है? इन सबका मास जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जा रहा है। तो ये ड्रॉबैक मान सकते हैं कि इनका लॉ तो बोला गया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर होगा, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हो गया? इसका कल मैं आपको आंसर बताया था कि स्कूल एग्जाम में तो ठीक है, बट एक साइंस का स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि हम लोग, जैसे हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, हम लोग को देख के पता चल जा रहा है कि ये गलती है। ये फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लिखवाएगा, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर, केमिस्ट एवर। उनको दिखा नहीं था क्या मास ज्यादा होगा? 100% दिखा था। नहीं दिखने वाला बात ही नहीं, टेबल ही यही बनाए थे, तो नहीं दिखने वाला बात नहीं था। बट उसका आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया था कि ये टेबल मास को अरेंज करने का नहीं,
प्रॉपर्टी को अरेंज करने का था। ये हम लोग कल देखे थे, निकेल के नीचे प्लैटिनम और पैलेडियम है ना, है ना, तो कोबाल्ट के नीचे रोडियम और इरिडियम है ना, यही सब है ना। तो इन सब का प्रॉपर्टी जो है वो मैच करता है, निकल का प्लैटिनम पैलेडियम, कोबाल्ट का रोडियम इरिडियम, उससे ज्यादा आयोडीन का, ऊपर ब्रोमीन क्लोरीन ये सब होगा, है ना। तो प्रॉपर्टी मिलाना जरूरी है। ये 0.7 मास एडजस्ट करने के चक्कर में टेलुरियम को ब्रोमीन क्लोरीन के साथ रख देंगे तो पूरा लॉ तो ऐसे में ही बात का बतंगड़ बन जाएगा। मास ठीक है, एक आध में 2-3 में आप लोग खोज करके लाए हैं कि गलती है, ठीक है गलती है, लिखेंगे भी ड्रॉबैक में गलती तो है, बट ऐसा नहीं है कि मैंड्रिफ को पता नहीं था कि ये गलती नहीं है, वो तो बताए कि थोड़ा सा मास के चक्कर में पूरा प्रॉपर्टी ही गड़बड़ा देना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ठीक है, आज हम लोगों को लिखना है, परीक्षा में तो हम लोग लिख देंगे कि किसी किसी का मास असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बट ये मत समझ लेना कि मैंड्रिफ को मालूम नहीं था, लॉ वही बनाए थे तो ऑब्वियसली उनको मालूम था कि थोड़ा थोड़ा गलती है, ठीक है। बट अभी टेस्ट में तो इसको हम लोग लिमिटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्यू एलिमेंट्स लाइक, लिखना पड़ेगा, फ्यू एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट निकल, हाँ लिखो फ्यू एलिमेंट्स, हाँ मास भी उस समय निकालने का तरीका में भी गड़बड़ था। 27 दिखा रहा मॉडल में। अच्छा, और उसमें कितना लिखा हुआ? हाँ, तो इसीलिए एल्यूमिनियम वाला नहीं है। एल्यूमिनियम वाला जो आप लोग खोज करके लाए हैं एक्चुअली में एल्यूमिनियम सिलिकॉन वाला, वो अभी नहीं माना जाता क्योंकि वो मास भी गलत लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम का 29 तो होता ही नहीं, 27 होता आज के डेट में, इसलिए फिर हाँ उस मतलब मास निकालने का क्राइटेरिया में ही अंतर था। क्यों गलत, क्यों अंतर था वो आप लोग 9th में पढ़ कर आए हैं। बात तो आइसोटोप में ही जाके गड़बड़ा जा रहा है। 9th क्लास में पढ़े जब आइसोटोप का खोज होना स्टार्ट हुआ तो मास निकालने का क्राइटेरिया ही चेंज हो गया। जितना आइसोटोप है सबका मास निकाल के एवरेज, फिर वो 1/12 ऑफ C12 एटम और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके मास आता है। मास निकालने का मेथड ही चेंज हो जा रहा है बार बार। तो वो ठीक है, आप लोग खोज के लाए एल्यूमिनियम सिलिकॉन वाला, बट वो नहीं माना जाता एक्चुअली में। इसमें फेमस है ये कोबाल्ट निकल और ये दोनों टेलुरियम और आयोडीन। टेलुरियम आयोडीन से ज्यादा कोबाल्ट निकल ही इज कंसीडर्ड एज अ मेन, मतलब टेस्ट में लिखते समय यही वाला लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फ्यू ठीक है, बढ़िया बात है, खोज कर लाए हो। टेस्ट में अपना देख करके कोई एक आध कोबाल्ट निकल वाला लिख देना। फ्यू हाँ है, ड्रॉबैक है, मैं तो बता रहा हूँ ड्रॉबैक है, बट ऐसा नहीं है कि मैंड्रिफ को मालूम नहीं था। दिमाग में जाता है कि यही लॉ बताए, इसको दिखा नहीं क्या गलती है, कंफर्म दिखाता, बट ये बताए पॉइंट टू एडजस्ट करने के चक्कर में पूरा प्रॉपर्टी गड़बड़ा दी, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वो वेनेडियम क्रोमियम भी गलत। ये दोनों ठीक है ना, टेलुरियम आयोडीन है ना, सही, ये सही है ना। तो फ्यू एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट निकल, यही दोनों लिख दोगे। टेलुरियम आयोडीन, मास अगर लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो सिर्फ नाम भी लिखने पे हो जाएगा। फ्यू एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट निकल टेलुरियम आयोडीन वर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, और चौथे के बारे में कल बातचीत हो रहा था तो उसको अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, वही चीज है कल तो बताएगा था। तो कुछ हेवियर एलिमेंट को देखो, कुछ हेवियर भारी एलिमेंट में किसी किसी को देखो, या शुरुआत से भी देख सकते हो, बट शुरुआत में तो बहुत गलती पलती है। खैर भारी वाले को देखो, जैसे ये कोबाल्ट निकल को अगर देखते हो, कोबाल्ट और निकल के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0.2 का, वो भी माइनस में, मतलब उल्टा ही है, बट चलो अगर उल्टा वाले को छोड़ भी दो तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0.2 का। आगे देखो एकदम नीचे साइड में कहीं पर देखोगे तो मरकरी किधर है? मरकरी, मरकरी और टाइटेनियम है ना, उसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का है। तो ये दो एलिमेंट के बीच का जो गैप आ रहा है, इसका अरेंज कैसे किया गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर, इंक्रीजिंग पर है, बट दो के बीच में जो गैप है वो 4 का भी हो रहा है, 0.2 का भी हो रहा है। तो ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना, कि बाद में जब जाकर के एलिमेंट मिलेगा और इनका लॉ कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड है, तो 8 और 12 के बीच में जगह होगा तो 10 को घुसा देंगे। अगर 2 का गैप होगा तब तो कभी 4 का गैप है तो कभी 0.2 का गैप है, कभी माइनस में 0.2 का गैप है। तो जो एलिमेंट्स आज बाद में डिस्कवर होंगे उसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे लगाया जाए तो 2 के बीच का गैप तो हर बार कांस्टेंट आना चाहिए ना, तभी ना वहां पर तुम एडजस्ट कर दोगे। ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में? हाँ फिर से बताता हूं, 2 चीज के बीच में तुमको एलिमेंट घुसाना, ये खुद ही बताया था आगे जाके एलिमेंट मिलेगा।
ऐसा तो है नहीं कि ये बोले कहानी खत्म। एलिमेंट मिलेगा, खुद बताए थे, बट एलिमेंट के मास पर इनका अरेंजमेंट था। अरेंजमेंट मास पर कर रहे हो तो जो दोनों दो एलिमेंट के बीच का गैप है वो कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर 0.2 का गैप है तो कहीं पर 4 का गैप है, तो वो गैप तो फिक्स होना चाहिए ना, तभी ना जाकर के अगला एलिमेंट मिलेगा। जब डिस्कवर होगा तो उन दोनों के बीच में कहीं पर ले जाकर सेट कर दोगे। ये जो दो एलिमेंट के बीच का गैप है, उस गैप में जो मास का डिफरेंस है वो वेरिंग है, कभी 4 का है, कभी 0.2 का है, यहां पर तो -0.2 का है। तो ये फिक्स नहीं है, तो जो एलिमेंट आएगा उसको घुसाते समय पर वो जो, क्योंकि मास बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो जो एलिमेंट मिलेगा उसका कहां पर घुसाओगे नेक्स्ट में, वो पता लगाना इनके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मुश्किल है। ठीक है, क्लियर कट बात? अगर कांस्टेंट रहेगा डिफरेंस मास में तब तो अच्छा है ना। एक ग्रुप बन जाएगा। क्यों? तो वह वो कैसे किस ग्रुप में वो फिर डालेगा? नहीं, वही तो बात है ना, वही तो नहीं पता चल रहा किस ग्रुप में डालेंगे। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास 1 के बाद 4 है तो 4 के बाद फिर 8 ही ना होना चाहिए, 8 के बाद फिर 12 होना चाहिए, तभी तो तुम्हारा जो मिलेगा उसको तुम सेटअप कर पाओगे। 1 के बाद 2 वाला भी है, 2 के बाद 2.1 वाला भी है, 2.1 के बाद सीधा 6 वाला है, तो जो नया घुसेगा उसको कहां पर एडजस्ट करोगे ये बता पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल बात है, इसमें थोड़ा सोचोगे तो इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि जो बीच का डिफरेंस है वो फिक्स नहीं होने की वजह से एलिमेंट को घुसाना अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक मास मुश्किल होगा, और तुम अरेंज मास के हिसाब से ही किए हो और प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, तो ये पंगा है। ठीक है, इसका लैंग्वेज आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, तो किताब बुकी वाला लैंग्वेज से लिखेंगे, लिखो जैसा लैंग्वेज है वैसा ही लिख देंगे और गाली गलौज नहीं करेंगे यहां पर। The atomic masses of elements, जो एलिमेंट था उन सबका एटॉमिक मासेस जो है वो डू नॉट इंक्रीज, इंक्रीज के हम लोग तो कहीं कहीं पर देखे डिक्रीज भी हो जा रहा है, खैर फिर भी डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर, एक फिक्स रेट से नहीं बढ़ रहा है, इन अ रेगुलर मैनर, इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, एक एलिमेंट से अगले वाले में जाने में जो मास का डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, so it was not possible, so it was not possible to predict, it was not possible to predict how many elements, इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, how many elements could be discovered between the two elements, could be discovered between, टेस्ट में ऐसे बिटवीन मत लिख देना बोर्ड के एग्जाम में, between the two elements। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जनरली हेवियर एलिमेंट पर ज्यादा दिखा, क्योंकि स्मॉलर जो एलिमेंट थे स्मॉल मास वाला उसका खोज वैसे में भी हो चला था उस समय, भारी भारी वाले का ही ना बाद में खोज होना स्टार्ट हुआ, तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा था। तो ये सब हम लोग लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ पे, थोड़ा लैंग्वेज अपने से भी लिख सकते हो, बट हाइड्रोजन का पोजीशन अब इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अलग से लिखना आ गया है, क्या बात हो रही है, तो बात हो रही है कि लिथियम सोडियम के साथ है, सही है एकदम, क्लोरीन क्लोरीन के साथ क्यों नहीं है, उसको दिक्कत है, आइसोटोप का उसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें तो तुम शॉर्टकट में लिख दिए, बट बताना भी पड़ सकता है कि मास सेम है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सब उसी में आ जाएगा, वो नहीं आ पा रहा है। फिर उसी तरह से कोबाल्ट, निकल और टेल्यूरियम आयोडीन के साथ समझा ही दिया गया, और ये वाला समझा देंगे, दीज आर लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहले डोबिलिनियर, उनका लॉ तो आप लोग देखें थोड़ा हिट एंड ट्रायल पर बेस था, तो गलत तो उसमें होना ही था। उसके बाद न्यूलैंड का बहुत हद तक सही था, लाइटर एलिमेंट पे काम कर रहा था, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि वो नए एलिमेंट के लिए जगह ही नहीं दिए थे। फिर मेंडलीव का था, मेंडलीव का लॉ 100% सही है, सिर्फ आइसोटोप के वजह से गड़बड़ाया, तो आइसोटोप का तो उस समय खोज ही नहीं हुआ था, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उनका लॉ गड़बड़ा गया, और तुम्हारे मेरे बोलने से कुछ होगा भी नहीं, गड़बड़ था भी नहीं। 40-41 साल तक दिस लॉ वाज करेक्ट, जब आइसोटोप का खोज हुआ तब तो जाके गड़बड़ाया, खोज ही नहीं होता आइसोटोप का तो उनका लॉ तो सही ही रह जाता।
तो मेंडलीव का लॉ बहुत ही सही माना जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मेंडलीव को माना जाता है, जिनका नया अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनका ठीक है, अच्छी बात है, उन्हीं का हम लोग पढ़ते हैं, बट पूरा क्रेडिट क्राइटेरिया जो है वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे।